तो आज तारीख है 18 जनवरी और कल भी हम करंट कवर नहीं कर पाए थे। तो आज 3 दिन का 16, 17 और 18 जनवरी का हम कवर करेंगे। और देश के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उनसे जितनी भी ऐसी खबर है जो हमारी किसी भी एग्ज़ाम में जानने के लिए ज़रूरी है वो सब हम कवर करेंगे। और अगर हम बात करें इस करंट के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है और कुछ। तो अगर 16 तारीख के द हिंदू के फ्रंट की बात करें तो एक न्यूज़ तो आई है जो इलेक्शन कमीशन ने रैलीज को बैन कर दिया है 5 राज्यों में जहाँ पे चुनाव है। एक न्यूज़ आई है बीजेपी की लिस्ट को लेके और भी लोगों ने लिस्ट निकाल दी है अपने अपने कैंडिडेट्स की जहाँ जहाँ चुनाव होने हैं। एक न्यूज़ है जो कोविड केसेस को लेके आई है और क्योंकि एक दिन में 2.5 लाख के तकरीबन निकलने लगे हैं। और एक फ्रंट पे जो इंडो चाइना जो वाटर प्रॉब्लम है उनको लेके आई है और एक विराट को लेके आई है। तो हमें बात करनी है विराट की। तो विराट कोहली जो है वो 2014 से हम लोग जानते हैं टेस्ट कैप्टन थे हमारे। और टॉप एवरेज अगर हम लोग बात करें कैप्टन रहते हुए किसी का अगर रहा है टेस्ट मैचेस में तो विराट कोहली का रहा है 54.80 रहा है। और अगर हम लोग बात करें टोटल 113 मैचेस हैं जिन्होंने उन्होंने कप्तानी की है और भारत के सबसे सफलतम टेस्ट कैप्टन्स के रूप में से एक हैं। तो इन्होंने रिटायरमेंट दे दिया है। और अब बात करें तो ऑलमोस्ट तीनों ही फॉर्मेट में इंडिया के जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा हो गए हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है भाई ये दिल्ली को लेके कि दिल्ली पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने एग्रीगेशन पॉलिसी लॉन्च कर दी है। अब एग्रीगेटर्स पॉलिसी है क्या? बेसिकली जितने भी टू व्हीलर्स हैं या जितने भी फोर व्हीलर्स हैं जो ऐसी कंपनियों के द्वारा जो ओला हुई, उबर हुई, स्विगी हुई, ये लोग जो यूज करते हैं फूड डिलीवरी वाले, कैब वाले, इनको अगर टू व्हीलर यूज कर रहे हैं तो 10% टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स यूज कर रहे हैं तो 5% फोर व्हीलर्स इलेक्ट्रिकल मैंडेटरी करने वाली है दिल्ली सरकार। और ये जल्दी ही लॉन्च हो जाएगा, 1-2 दिन में होने वाला है। और दिल्ली सरकार का ये लक्ष्य है कि 2023 तक तकरीबन 50% जो नई गाड़ियाँ खरीदी जाएँ वो टू व्हीलर्स हों और 25% जो खरीदी जाएँ वो फोर व्हीलर्स हों। अब भारत की बात करें तो भारत इस समय 5th लार्जेस्ट मार्केट है कार्स का। और जल्दी ही आने वाले 2030 तक हम लोग 2nd लार्जेस्ट मार्केट बन जाएंगे क्योंकि हम लोगों के पास में तकरीबन 40 करोड़ कस्टमर होंगे जो टू व्हीलर या फोर व्हीलर खरीदेंगे। और अगर हम बात करें पेरिस एग्रीमेंट की तो उसके तहत भी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिवॉल्यूशन जो बिल्स वगैरह आए थे वो सबको लेके आए थे। पेरिस एग्रीमेंट के तहत इंडिया है तो इंडिया को उसके भी टारगेट्स पूरे करने हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं EV30 जिसके तहत हम लोग 30% व्हीकल्स जो 2030 के बाद बेचे जाएंगे सारे के साथ इलेक्ट्रॉनिक होंगे, उसमें भी इंडिया ने साइन करके रखा है। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, प्रॉब्लम बस देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम केवल है मैन्युफैक्चरिंग की। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो लिथियम आयन की ज़रूरत होती है उसमें। और लिथियम आयन इंडिया में उतना होता नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने तकरीबन $1 बिलियन से ज़्यादा का इंपोर्ट करवाया है। तो चार्जिंग स्टेशन हो गए, चार्जिंग टाइमिंग की प्रॉब्लम आ रही है, 30-30 मिनट में हो रहे हैं, पॉलिसी चैलेंजेस आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्किल्ड लेबर नहीं है हमारे पास में, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमारे सामने देखने में आ रही हैं। उसके बाद भी ऐसा नहीं है इंडिया काम नहीं कर रही है। अभी हम देखते हैं ओला ने तमिलनाडु में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की फैक्ट्री लगाई थी, सबसे बड़ी दुनिया की, और महिलाएं ही मात्र काम करती हैं वहाँ पे, हम जानते हैं। और 25% जो प्रोडक्शन है दुनिया का वो केवल उसी फैक्ट्री में होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, टू व्हीलर्स का, ये कहा गया है ओला के बारे में। और अगर ओवरऑल दुनिया की बात करें ना तो नॉर्वे में जितने व्हीकल्स बेचते हैं उसमें 55% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही खरीदे जाते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉर्वे इस समय नंबर 1 पे है खरीदने में। और अगर बात करें चाइना कहाँ पे तो चाइना में तकरीबन 6% व्हीकल्स हैं जो नए खरीदे जाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है यूएस के पास में एक जगह है टोंगा। टोंगा एक देश का नाम है। तो वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन हो गया अंडर द सी। उस चक्कर में काफ़ी देशों के इंटरनेट चले गए, काफ़ी देशों में बाढ़ बाढ़ आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हो गए हैं। तो बस हमें पता होना चाहिए कि टोंगा कहाँ पे है। तो हम जानते हैं टेंगा इसकी करेंसी है, ये पैसिफिक ओशन में पाया जाता है, यूएस के पास में है। सीएसई है जो इसके प्रेसिडेंट है। यूके से इसको 1970 में जो है आज़ादी मिली थी। और तकरीबन 1 लाख लोग हैं जो जनता है इसकी, बहुत ज़्यादा देश में लोग रहते ही नहीं है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो ये इंडिया और चाइना ट्रेड को लेकर कि इंडिया और चाइना ट्रेड ऑलमोस्ट $100 बिलियन का इंपोर्ट चाइना करने लगा है, मतलब हम चाइना से करने लगे हैं। तो हम देख सकते हैं कि चाइना से कितना ज़्यादा इंपोर्ट बढ़ गया है और ओवरऑल इंडिया चाइना ट्रेड $125 बिलियन पहुंच गया है। जो हम देखते थे ना 2019 में $92 बिलियन था। तो बाइकआउट चाइना होता रहा और हम लोग तकरीबन तकरीबन $30 बिलियन से भी ज़्यादा, $33 बिलियन का ज़्यादा ट्रेड करने लगे हैं। और अगर हम बात करें ट्रेड डेफिशिएट की तो 2019 में ट्रेड डेफिशिएट तकरीबन $70 बिलियन था
आज अगर देखा जाए तो 125 बिलियन में हम लोगों ने 100 बिलियन का इंपोर्ट करवाया है, तो अभी भी 75 बिलियन डॉलर का जो ट्रेड डेफिशिएट है वो बना हुआ है और बढ़ गया है। अब हम बात करें हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, तो फिशरी जो हो गए, फूड ग्रेनेड्स हो गए, उसके बाद में हम देखते हैं कि ग्रेनाइट्स हो गए, इन चीज़ों को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्ट्स की बात की जाए, गुड्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, काफ़ी ज़्यादा। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो हम लोग चाइना पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर हम लोग फॉरेन वैल्यू एडिशन की बात करें कि हमारे यहाँ इंडिया में कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें फॉरेन वैल्यू एडिशन कितना रहता है, तो तकरीबन 34% फॉरेन वैल्यू एडिशन है चाइना का। चाइना एक बहुत बड़ा रोल निभाता है और हमारी चाइना पे ऐसी डिपेंडेंसी लगातार बढ़ती ही जा रही है, ये भी एक खतरे का संकेत है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है स्टार्टअप बैकबोन डेवलपमेंट को लेकर, कि स्टार्टअप देश की बैकबोन है, ये तो हमारे पीएम ने कहा ही है। साथ ही साथ 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाना शुरू कर दिया है। बेसिकली अगर बात की जाए ना, तो यूएस में इस साल तकरीबन 48,000 स्टार्टअप खोले गए, यूके में 5,000 और इंडिया में तकरीबन 4400। इंडिया थर्ड नंबर पर रहा है सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स खोलने में, जो कि 2021 की बात करें तो। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे खोले गए, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे, सेकंड नंबर पर दिल्ली है, थर्ड पे कर्नाटक है। तो अगर 17 तारीख की हम लोग न्यूज़पेपर की बात करें तो द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो यही आई है कि 40% जो केसेस हैं वो एक हफ्ते में बढ़ गए हैं। एक तमिलनाडु में जो सीडीएस की जांच चल रही है, सीडीएस का हेलीकॉप्टर गिरा था उसकी अभी तक बात चल रही है। एक नरेश टिकैत को लेके आई है कि हम जानते हैं उन्होंने आरएलडी को सपोर्ट कर दिया, जो किसान मोर्चा यूनियन के हेड है। और एक आई है पंजाब को लेके, पंजाब में जो 14 तारीख को इलेक्शन है उसको पोस्टपोन करने की बात की जा रही है रविदास जयंती के चलते। और बाय द वे आज के पेपर में ये भी न्यूज़ आई है कि इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, 20 तारीख को होंगे इलेक्शन। एक नेक्स्ट न्यूज़ आई है जो 223 किलोमीटर एक आदमी व्हील चेयर से चल के गया है उसको लेके। और एक न्यूज़ आई है जो जोकोविच को लेके आई है कि, और इसको अपन लोग डिटेल में बात करते हैं कि हुआ क्या है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है, ऑस्ट्रेलिया ओपन में जोकोविच जी जो है, नोवाक जोकोविच, जो खेलने गए थे, बट उनके पास में वीज़ा नहीं था। मतलब वीज़ा था उनके पास में, बेसिकली वीज़ा के साथ साथ में वहाँ पे मैंडेटरी है कि सबके पास में वैक्सीन सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो जोकोविच ने अभी तक वैक्सीन सर्टिफिकेशन लगवाया नहीं है, तो उनको वापस भेज दिया गया। अब वो ऑस्ट्रेलिया ओपन खेल नहीं पाएंगे। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेके। एक डाटाबेस आया है बेसिकली कि पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो तकरीबन 7700 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो लॉन्च किए गए हैं 12.76 लाख करोड़ से। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता जा रहा है। और टॉप में कौन है, यहाँ पे गुजरात और महाराष्ट्र है जो टॉप में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के। और इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ही हैं जो ज़्यादातर अपन इन्वेस्टमेंट बात करते हैं जहाँ पे पैसा लगाया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडियन ओपन को लेके। इंडियन ओपन हम जानते हैं जो चैंपियनशिप होती है वो अभी दिल्ली में कराई गई है। 1973 से इंडियन ओपन चल रहा है। और इस साल जो हमारे लक्ष्य सेन हैं उन्होंने जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको हरा के इंडियन ओपन का खिताब जीत लिया है। तो अच्छी बात है, लक्ष्य सेन जैसे उभर रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में ओलंपिक में भी हमें पदक ला के दे जो पेरिस में होने वाले हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो इंडियन एक्सप्रेस में आई है, कल के इंडियन एक्सप्रेस में। वो आई है कि 2021 में 100 में से 84 ऐसे परिवार हैं जिनकी इनकम कम हुई है। और अगर हम लोग बात करें ना कि बिलियनियर्स की, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिलियनियर्स कहाँ पाए जाते हैं, तो नंबर 1 पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है और थर्ड पे इंडिया आ गया है। इंडिया में बेसिक बिलियनियर जो होता है वो 313 बिलियन डॉलर से बढ़ के उनकी इनकम 718 बिलियन डॉलर पहुंच गई है। तो बेसिकली ये दिखा रहा है कि इंडिया में इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडियन आर्मी को लेके, कि इंडियन आर्मी की नई जो कॉम्बैट यूनिफॉर्म है उसको लॉन्च कर दिया गया है। बेसिकली इंडियन आर्मी की बहुत सारी यूनिफॉर्म्स होती हैं, उनमें से एक यूनिफॉर्म होती है कॉम्बैट यूनिफॉर्म, उसको चेंज किया जा रहा है। और ये चेंज हम देखते हैं 2008 से ही शुरू हो गए थे। और ऑलिव ग्रीन कलर है, डिजिटल पैटर्न पे बनी हुई है, ज़्यादा मजबूत है, सस्टेनेबल है, कंफर्टेबल ज़्यादा है, 15% लाइटर है, 33% ऐसी स्ट्रेंथन है, ज़्यादा मजबूत है। और इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी है, फैशन टेक्नोलॉजी, उसने जो है वो बनाया, डिज़ाइन किया है। 12 लोगों की एक टीम है, उन्होंने डिज़ाइन किया है इसको पूरे को। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है बीबीएनएल के द्वारा, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। देखो हम बताएं, जैसे वन वेब है हम लोग जानते हैं एयरटेल का, जैसे स्टारलिंक है हम लोग जानते हैं एलन मस्क का, कि सैटेलाइट के द्वारा सब लोगों को इंटरनेट देना। ऐसे ही इंडिया का बीबीएनएल भी है, भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। तो इसकी टेस्टिंग अभी अरुणाचल प्रदेश में चल रही थी जो कि सफल रही है। और अब बीबीएनएल की टेस्टिंग पूरे नॉर्थ ईस्ट में करने की बात की जा रही है, नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में। अब देखो
बीबीएनएल ठीक है, बीबीएनएल अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्या ये स्टारलिंक या वनवेब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने खड़ा रह पाएगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है इंडिया और रशिया की जो एक्सरसाइज होती है उसको लेके, कि इंडिया और रशिया ने अभी बायलैटरल एक्सरसाइज की है, जो कि बेसिकली हिंद महासागर में की गई है, जिसका नाम है पासिंग एक्सरसाइज। तो बस हमें नाम याद होना चाहिए कि पासिंग जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच में हुई है, बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है थिरुवेल्लर डे को लेकर। अब ये थिरुवेल्लर कौन है? देखो, थिरुवेल्लर हम लोग जानते हैं कि तमिलनाडु के एक राइटर हुआ करते थे, तमिलनाडु लिटरेचर में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रहा है। वेल्लूर कोट्टम 1976 में बना था, बेसिकली हम लोग बात करते हैं। वेल्लूर कोट्टम एक जगह है तमिलनाडु में, कन्याकुमारी के पास में, वहाँ पे इनका 133 फुट का एक स्टैचू भी है। और देखो, केवल इंडिया में ही नहीं, अगर हम लोग बात करते हैं ना थिरुवेल्लुवर की, तो ये इंडिया में हम देखते हैं कोयम्बटूर में, और उस एरिया में तमिलनाडु की बेसिकली बात करें, उसके बाद में श्रीलंका की बात कर लें, कंबोडिया की बात कर लें, वहाँ पे भी काफ़ी पूजनीय है ये। और थिरुकुल्लर नाम की इनकी एक किताब भी है, जिसमें 1300 से ज़्यादा दोहे हैं, जो 3 पार्ट में है, धर्म अर्थ और कर्म पे डिवाइडेड है। और हम लोग जानते हैं कि एक वेल्यूवर कैलेंडर भी लॉन्च किया गया था, और आज अगर वेल्यूवर कैलेंडर के हिसाब से बोली जाए तो 2053 चल रही है। तो यही जो नया वर्ष होता है, उसी पे हम देखते हैं कि हर साल जो थ्री वेल्यूवर हैं उनका डे मनाया जाता है, तो वो 15 जनवरी को आता है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है फार्मर्स डेटाबेस के बारे में, कि एक भारत सरकार के द्वारा डिजिटल एग्री स्ट्रक्चर स्कीम लॉन्च की जा रही है, जिसके तहत क्या है, फार्मर्स का डेटाबेस बनाया जाएगा, उनकी जो आईडी है और लैंड मैपिंग है उसका काम किया जाएगा, कि किसके पास में कितनी ज़मीन है, किसके पास में कितनी फसल है, इन सब को लेकर काम किया जाएगा, जिससे एक डेटाबेस तैयार हो सके और अंतिम फार्मर्स तक भी भारत की जो जितनी भी स्कीम्स हैं फार्मिंग सेक्टर्स को लेकर उनको पहुंचाया जा सके। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट को लेके, कि केरला की जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है उसमें 10 साल से बड़े जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों को संविधान के बारे में सिखाया जाएगा। देखो, संविधान एक ऐसी चीज़ है, हमारे मेरे हिसाब से तो हमारे देश में ऑलमोस्ट सबको ही उसके बारे में जो भी संविधान में लिखा हुआ है वो सब पता होना चाहिए, क्योंकि संविधान तुम्हारे दिमाग को भी कई डायमेंशंस में खोल देती है, अगर हम लोग गवर्नमेंट को देखने के पर्सपेक्टिव की भी बात करते हैं तो। और ये चीज़ केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में पहली बार शुरू की गई है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है स्पेस एनीमिया को लेकर। देखो, न्यूज़ तो ऐसा कुछ नहीं है, बट स्पेस एनीमिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, तो मैंने सोचा कवर कर लें। अब स्पेस एनीमिया क्या है, कि देखो होता क्या है, जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो ग्रेविटी कम होती है और आरबीसी बनना कम हो जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल्स कम हो जाते हैं, आरबीसी एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सर्कुलेट उतने अच्छे नहीं होते, और 54% ज़्यादा आरबीसी लॉस होने लगता है, और 10% तक ज़्यादा जो ब्लड वेसल का लिक्विड है उसका लॉस होने लगता है, जिस वजह से लोगों को चक्कर आने लगते हैं, ये भी चीज़ें दिखने लगती हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको स्पेस एनीमिया कहा जाता है। तो बस हमें पता होना चाहिए स्पेस एनीमिया है क्या, दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है रेलवे बॉर्न मिसाइल के बारे में, कि एक ट्रेन के ऊपर से एक मिसाइल लॉन्च कर दी है नॉर्थ कोरिया ने, और इसको लेके बैलिस्टिक मिसाइल है, बेसिकली 800 किलोमीटर को मार कर सकती है। नासा ने इसका वीडियो भी लॉन्च किया बाय द वे, और मतलब नासा को नॉर्थ कोरिया के द्वारा ही भेजा गया है वो वीडियो, लेकिन ये इसको लेके और ज़्यादा फिर वहाँ पे स्पेकुलेशंस बनने लगे हैं कि इस प्रकार से तो नॉर्थ कोरिया रेलवे के माध्यम से वही है, और आसान हो जाता है कि एक जगह मिसाइल लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी मिसाइल रेल पर रखो, जहाँ से टारगेट पास में पड़ रहा हो वहाँ पे रेल लेके जाओ और कर दो फायर, चलती हुई ट्रेन से फायर कर दो। तो ये स्ट्रेंथन करता है किसी भी एक देश को। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वही है ढाका इंटरनेशनल फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल को लेकर, कि ढाका में हम जानते हैं बांग्लादेश में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होने वाला है बांग्लादेश का, और शुरू हो गया बेसिकली, और 200 से ज़्यादा फिल्म हैं जो इसमें दिखाई जाएंगी, और हमारी कर्नाटक की भी एक फिल्म है बात की, जिसको भी इसमें भारत के रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा गया है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वह ये निकरागुआ के प्रेसिडेंट को लेके, कि री इलेक्ट कर लिया गया है डेनियल को निकरागुआ के प्रेसिडेंट के रूप में, पहले भी वही थे ही, और उनको ही फिर से री इलेक्ट कर लिया गया है। दैट्स ऑल। अब ये तो हो गए पिछले 2 दिन के। अब आज के अगर द हिंदू की बात करें, तो आज के द हिंदू के फ्रंट पेज पे एक तो न्यूज़ आई है पंजाब इलेक्शंस को लेके, कि अभी मैंने पहले भी बताया कि पंजाब इलेक्शन की डेट्स को 14 जो फरवरी थी उसको बढ़ा के 20 फरवरी कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ रविशंकर की जयंती। और एक न्यूज़ आई है यूएई के टैंक को लेके, कि जिसमें ब्लास्ट हो गया है, वहाँ पे 3 टैंकरों में, एक पाकिस्तानी और 2 इंडियन की मौत हो गई, इसको डिटेल में अभी बात करेंगे। एक न्यूज़ आई है WEF को लेके, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मोदी ने भाषण दिया है, इसको भी डिटेल में बात करेंगे। और एक न्यूज़ आई है जो 2.25 लाख के तकरीबन केस आए, तो बाकी सब तो ऑल पॉलिटिकल न्यूज़ है। तो बेसिकली अगर यूएई की न्यूज़ की बात करें, तो यूएई में क्या हुआ है,
अभी 3 टैंकर्स थे, उनमें ब्लास्ट हो गया है। बेसिकली ड्रोन अटैक किया गया है यमन के द्वारा, यमन की जो हूती रिबेलियन है उनके द्वारा। और क्या इसमें ऐसा है कि इंडियन या पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बस 2 इंडियन और 1 पाकिस्तानी था जो वहाँ पे थे, इस वजह से वो टारगेट में आ गए, दैट्स ऑल। अब हुआ क्या है देखो, यमन में हूती रिबेलियन काफ़ी से समय से चल रहा है, जो जिहादी शिया मुस्लिम है बेसिकली, उनके द्वारा हूती रिबेलियन चलाया जाता है। 2014 में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे हैदी गवर्नमेंट आई थी। हूतियों ने कहा कि हमारी मांगें पूरी करो तो उन्होंने नहीं की। वो देश के बारे में ज़्यादा सोच रहे थे, सीधी सी बात है, किसी के इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव या इंडिविजुअल फायदे के बारे में सोचने से पहले कोई भी गवर्नमेंट देश के बारे में पहले सोचेगी। तो हूती रिवेलियन होने लगा वहाँ पे, हैदी गवर्नमेंट को पीछे हटा दिया, हैदी गवर्नमेंट ने हैंड्स डाउन भी कर दिए थे। बाद में हम लोग देखते हैं पीछे से 2014 के समय जब ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने सपोर्ट किया किसको? हैदी गवर्नमेंट को। और हूती वाले को, हूती जो रिवेलियन कर रहे थे उनको पीछे धकेला। फिर हूती रिवेलियन वालों को ईरान ने सपोर्ट किया पीछे से। तो ये आपस में रिवेलियन वहाँ पे बढ़ता ही चला गया। और आज देखा जाए तो ईरान और सऊदी अरेबिया, हूती और हैदी, इन दोनों को मोहरा बना के यमन में लड़ रहे हैं, आज की अगर बात की जाए तो। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड्स वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में से एक आता है ये, क्योंकि वहाँ पे सीधी सी बात है, जब भी कोई 2 देश लड़ते हैं या अगर देश के अंदर सिविल वॉर भी होती है तो उसका हर्जाना जो है वहाँ के आम इंसानों को भुगतना पड़ता है। तो वो सब सीन भी है। और फिर भी हम देखते हैं कि रेड सी हो गया, गल्फ ऑफ एडन हो गया, क्रॉस बॉर्डर जो अटैक्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम हो गई, नेशनल प्रॉब्लम हो गई, रीजनल प्रॉब्लम्स हो गई, ये प्रॉब्लम्स तो और निकल आती ही हैं। अब भारत की बात करें, भारत में इसकी क्या है देखो, भारत में यूएई और सऊदी अरेबिया में भारत के बहुत सारे लोग काम करते हैं। $80 बिलियन का रेमिटेंस है जो भारत हर साल पाता है इन लोगों से। और भारत नहीं चाहेगा कि ये रेमिटेंस बंद हो जाए, सीधी सी बात है। तो इसके चलते भी भारत को इन देशों से अच्छा संबंध बनाने की जरूरत है। साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि 2015 में भारत ने जो ऑपरेशन राहत भी चलाया था, जिसके तहत 4000 से ज़्यादा लोग इंडिया के जो थे, जो यमन में फंसे हुए थे, उनको हम लोगों ने निकाला भी था। तो उस पर भी अभी बात चल रही है। यमन सरकार के साथ में भी इंडियन गवर्नमेंट ने बात करने की कोशिश की शांति के लिए, लेकिन हो कुछ नहीं पाया एट द एंड। तो जो भी है, तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को लेके। हम लोग जानते हैं कि हर साल इसका मीटअप होता था स्विट्जरलैंड डावोस में। तो पिछले 2-3 सालों से तो हो ही नहीं पा रहा कोरोना की वजह से, तो वर्चुअल मीटिंग चल रही है। अभी क्या हुआ ना, अभी जो मीटिंग हुई है उसको मोदी ने संबोधित किया। तो बस यही है कि कोविड-19 को लेके, क्लाइमेट को लेके, जो नेट जीरो को लेके, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन को लेके, ग्लोबल कोऑपरेशन को लेके, इन सब को लेके बात हुई है। और अगर हम लोग बात करें ना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो 1971 में इसको बनाया गया था। इसका जेनेवा में हेडक्वार्टर है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। और यह अलग अलग बहुत सारे डाटा निकालते हैं, जैसे कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की बात करें, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल आईटी रिपोर्ट की बात करें, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात करें, हम लोग ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट की बात करें। तो ये कुछ उन टॉप रिपोर्ट्स में से हैं जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की जाती हैं। और ये हमें बाई नेम पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में से इनमें से कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है हैदराबाद से, कि जो फार्मूला ई रेसिंग है। अब देखो, फार्मूला F1 रेसिंग वगैरह ये सब सुनी होगी लोगों ने। फार्मूला ई क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह दौड़ेंगी। तो जो फार्मूला ई रेसिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसको लेके हैदराबाद ने भी बिडिंग की है कि हैदराबाद में ये कराई जाए, उसको लेके। और ई कार्स वगैरह इसमें यूज होंगी। 2.73 किलोमीटर का एक ट्रैक है जो बनाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें देखते हैं। हैदराबाद अगर जीत पाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बाहर से लोग आएंगे, हम लोगों को बाहर से लोग आते हैं, तो सीधी सी बात है, पैसा भी आता है, बिजनेस भी आता है, टूरिज्म भी आता है, बहुत सारे फायदे होते हैं इंडिया को। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को लेके। देखो, जब भी हम बात करें ना इनफॉर्मल सेक्टर की, तो उसमें तो पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट की पता करने की बात आती है, तो एक सिंपल सी चीज़ है, ईपीएफ। पता करो ईपीएफ अकाउंट्स कितने, पता करो ईपीएफ को कंट्रीब्यूशन कितना है लोगों का, पता पड़ जाता है कितना चल रहा है अब से इस समय फॉर्मल सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो अगर ईपीएफ की बात करें तो 2020-21 में जो 46 मिलियन ईपीएफ कंट्रीब्यूटर्स थे, उनसे घट के 44 मिलियन हो गए हैं। तो मतलब सी बात है, तकरीबन 2 मिलियन 20 लाख जॉब्स हैं जो कम हुई है फॉर्मल सेक्टर में। लेकिन फिर भी अभी तकरीबन 4 करोड़ 40 लाख जॉब्स बनी हुई हैं फॉर्मल सेक्टर में। और अगर टॉप की बात की जाए तो जो ज़्यादातर जॉब्स हैं वो बेंगलोर और मुंबई में है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है अभी मार्च में,
मार्च को लेके कि मार्च से ना जो 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जो हमारा नेशनल टेक एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इंडिया है, NTAGI, उसको द्वारा ये घोषणा की गई है कि मार्च से 12 से 24 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगने लगेगी। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है 3 जानवरों के बारे में। एक तो है विराट, जो कि हॉर्स है। हॉर्स हम जानते हैं जो प्रेसिडेंट के कॉन्वॉय में आगे लगता है, उसका नाम है विराट। एक है धर्मी, जो कि डॉग है, जो ऐसे हाई एल्टीट्यूड एरिया में हम लोग अलग अलग चीज़ों को बॉम्ब बॉम्ब वगैरह पता लगाने का काम करते हैं। और एक है हीना, यह भी एक डॉग है जिसके द्वारा प्लास्टिक वगैरह पता लगाया जाता है। तो इन 3 जानवरों को इस बार आर्मी डे पर अवार्ड दिया गया। 15 तारीख को आर्मी डे था, हम लोग जानते हैं। तो उस पर अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें प्रेसिडेंटियल अवार्ड मिले हैं इन 3 जानवरों को। तो दैट्स ऑल। ये बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है अगर हम लोग देखा जाए इंडियन गवर्नमेंट के लिए। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है पंडित बिरजू महाराज के बारे में। हम लोग जानते हैं कथक सम्राट कहा जाता था जिनको, उनका निधन हो गया है। और हम जानते हैं अगर कथक की बात करें तो भक्ति मूवमेंट से ही कथक चला आ रहा है। अवध के जो वाजिद अली थे वह परफॉर्म करते थे एक समय में। और फिर हम देखते हैं नॉर्थ इंडिया का एकमात्र क्लासिकल डांस के रूप में कथक निकल आया। अब देखो, बहुत से लोग फोक डांस और जो क्लासिकल डांस है उनमें कंफ्यूज रहते हैं। फोक डांस ऐसा नहीं होता है। फोक डांस जो ट्राइब्स वगैरह के बारे में किया जाता है या किसी स्पेशल ओकेजन पे किया जाता है, तो जो फोक डांस होते हैं उनको सीखने के लिए वोकल ट्रेनिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल ट्रेनिंग नहीं होती। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना कि क्लासिकल डांसेस की, तो उसमें बहुत ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ों को मायने रखा जाता है। और डांस फॉर्म्स की बात करें तो कथक नॉर्थ इंडिया के डांस फॉर्म में से एक है। और अगर हम लोग बात करें और कौन कौन से क्लासिकल फॉर्म है, तो हमारे इंडिया में देखा जाए 8 ही क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक तो भरतनाट्यम है, तमिलनाडु में किया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। कथकली और जो मोहिनीअट्टम है वो केरला में किया जाता है। उड़ीसी ओडिया में किया जाता है। जो मणिपुरी है वो मणिपुर में किया जाता है। कथक है वो पूरे नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। और जो सथिया है वो असम में किया जाता है। ठीक सी बात है, यही 8 हमारे जो डांस फॉर्म है क्लासिकल डांस फॉर्म है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है चाइना की इकोनॉमी को लेके। कि चाइना की इकोनॉमी अभी भी सोचो, अभी $18 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है और अभी भी 8.1% की दर से बढ़ रही है। बहुत बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर डेवलप्ड जो नेशंस होते हैं उनकी इकोनॉमी इतनी तेज नहीं बढ़ती। और चाइना ऑलमोस्ट डेवलप तो हो ही चुका है, अब तो डेवलपिंग भी नहीं कह सकते। देश की दुनिया की सेकंड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। और अगर बात करें इस समय भी अगर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन निभा रहा है तो वो एक्सपोर्ट निभा रहा है चाइना की डेवलपमेंट में। और फिर भी अभी भी प्रॉब्लम वही बनी हुई है बर्थ रेट की, क्योंकि चाइना में अलार्मिंग डाउनफॉल हो रहा है जब हम लोग बात करते हैं बर्थ रेट का। तो ये प्रॉब्लम भी एक बनी हुई है जो आगे इनमें प्रॉब्लम दे सकती है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है लास ल्यूमिनेरिस फेस्टिवल को लेकर। ये बेसिकली स्पेनिश में होता है, स्पेन में होता है बेसिकली। इसमें क्या होता है, आग जलाई जाती है जिसमें से घोड़ों को कुदाया जाता है। और होता क्या है, माना जाता है कि जिससे घोड़े ज़्यादा दिन तक तंदुरुस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। अब देखो, ये बस मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि ये फेस्टिवल एक तो अभी शुरू हुआ है, और दूसरा कि अंधविश्वास वाले फेस्टिवल केवल इंडिया में नहीं होते, हर जगह होते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है जो 26 जनवरी को झांकियाँ निकलने वाली हैं उसको लेके। हम लोग देखते हैं 26 जनवरी को राजपथ पे, परेड ग्राउंड में, वहाँ पे झांकियाँ निकलती हैं। तो तमिलनाडु और झारखंड की जो झांकी है उसको रोक दिया गया है। तो उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई है कि क्यों रोका गया है वो। तो होता क्या है ना, बेसिकली सितंबर में डिफेंस मिनिस्ट्री सभी को इनवाइट करती है और तकरीबन 80 से ज़्यादा फॉर्म आए इसमें, और 20-25 ही लोग हैं जो झांकियाँ निकालेंगे, उनको चुना जाता है। फिर गाइडलाइन तैयार की जाती हैं, थीम तैयार किए जाते हैं अलग अलग। और फिर जो यंग क्वालिफाइड डिज़ाइनर्स होते हैं उनको विजुअल इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है, डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा है, इको फ्रेंडली झांकियाँ कितनी ज़्यादा है, डिज़ाइन कैसा है, स्केच कैसा है, डांस कितने लोग कर रहे हैं, 3D मॉडल के द्वारा किस किस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में ये झांकियाँ चुनी जाती हैं। और एक ट्रैक्टर ट्रेलर दिया जाता है जिसमें मतलब ऐसे 24 फीट से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, वो 24 फीट से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए दोनों के बीच में, 46 फीट से बड़ी झांकी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जिनको पूरा करने के बाद में किसी भी झांकी को चुना जाता है। तो बस कंट्रोवर्सी चल रही है तमिलनाडु झारखंड की झांकी को लेकर कि जिसको इस बार 26 जनवरी पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि कवर कर लूँ कि झांकियाँ कैसे आती हैं। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वही है एडटेक को लेके। देखो, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने इंटरनेट पर बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के साथ में टाई अप्स कर लिए हैं और वो अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा लोगों को सर्टिफिकेशन दे रही हैं अलग अलग कोर्सेज का। अब
यूजीसी से ऐसा कहा गया, यूजीसी और एआईसीटीई जो मान्यताएं देती हैं सर्टिफिकेशन को, जैसे हमारी कोई यूनिवर्सिटी है, मान लो कोई भी एक एक्स यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसको द्वारा कोई भी कोर्स निकाला जाता है तो यूजीसी और एआईसीटीई के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, तभी उसे देश में हर जगह मान्यता मिलती है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जो जितने भी सर्टिफिकेशन, अगर हाँ पढ़ाई के लिए चाहिए तो ऑनलाइन लिया जा सकता है, बट क्या ये सर्टिफिकेशन पूरे दुनिया, मतलब पूरे इंडिया में मान्य रहेगा? क्या यूजीसी इस सर्टिफिकेट को सर्टिफाई करता है? तो यूजीसी ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसे सर्टिफिकेट को सर्टिफाई नहीं करते जो कि ऑनलाइन माध्यम से दिया जाता है किसी भी प्रकार से। तो दैट्स ऑल। एक और हाँ, बाय द वे, डिस्टेंस लर्निंग अलग चीज होती है, डिस्टेंस लर्निंग इसमें नहीं आता, वो उसका नाम ही डिस्टेंस लर्निंग है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है, वो आई है लिपुलेखा बाउंड्री को द्वारा, जो इंडिया और नेपाल के बीच में, वहाँ पे इंडिया क्या कर रहा है, लिपुलेख बाउंड्री पे रोड बना रहा है और चौड़ी। तो नेपाल वाले कहने लगे हैं कि नहीं, ये तो हमारा एरिया है, तुम कैसे बना सकते हो? क्योंकि है क्या ना, लिपुलेखा के एरिया में जो हम देखते हैं, लिमुदपुरिया है, लिपुलेख है, काला पानी है, इसको नेपाल वाले कहते हैं कि ये हमारा भाग है। हुआ क्या था, 1816 में जब ब्रिटिश नेपाल के बीच में जो डिफाइन लाइन को डिफाइन किया गया था, उसमें इस एरिया को, ये नेपाल का ईस्टर्न पार्ट पड़ता है बेसिकली नेपाल का, तो इस एरिया को डिफाइन नहीं किया गया था। बाद में जब पूछा गया तो कह दिया गया कि जो रिवर काली है उसके इस बार का जो पार्ट होगा वो ब्रिटिश इंडिया में आएगा और उस पार का जो होगा वो नेपाल में होगा। लेकिन रिवर काली भी 2-3 अलग अलग लाइनों में बहती है, अब कौन सा पार्ट किसका होगा ये डिफाइन नहीं किया गया। तो इसी को लेके अभी भी इंडिया और नेपाल के बीच में कंट्रोवर्सी बनी हुई है। बाय द वे, इंडिया के पास में ही है ये, और इंडिया पिछले 100 साल से ज़्यादा हो गए ये पूरा एरिया को इंडिया ही गवर्न करता है, और मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम से इंडिया ही इस एरिया को गवर्न करता है। और क्या ये लोग कितना भी ले, लेकिन उनको मिलने वाला तो नहीं है। अब नेपाल भी ले जाएगा तो फिर क्या ही बचेगा, वहाँ चाइना ले ही ले रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है जो आई है, हम देखते हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन को लेकर, कि दिसंबर 2021 की बात करें तो तकरीबन 5.59% रहा है रिटेल इन्फ्लेशन, जो कि पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा रहा है। मॉस्पी के द्वारा ये डाटा लॉन्च हुआ है बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड पावर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और अगर हम लोग बात करें कि फूड इन्फ्लेशन, तो वो 13.35% रहा है। फ्यूल इन्फ्लेशन तकरीबन 10.95% रहा है, और जो फुटवेयर है उसका इन्फ्लेशन 8% रहा है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम को लेकर। भारत सरकार के द्वारा जो चिप्स होती हैं उनको बढ़ावा देने के लिए चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम चलाया जा रहा है इंडिया में। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है केरल के जो है कुंबलांगी करके एक जिला है, उसको लेके आई है केरल में। अब शायद मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, लेकिन जिला का नाम यही है। अब इसमें क्या हुआ ना, ये पहला ऐसा जिला बन गया है पूरे देश में जो कि सैनिटरी नैपकिन फ्री जिला है। अब होता क्या है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है लड़कियों का, तब काफ़ी लड़कियां सैनिटरी नैपकिन यूज़ करती हैं, अच्छी बात है। लेकिन एक मेंस्ट्रुएशन कप भी आता है, तो पूरा जितना भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में ब्लड वगैरह निकलता है वो मेंस्ट्रुएशन कप में स्टोर हो जाता है। वो ज़्यादा हाइजीनिक रहता है लड़कियों के लिए और ज़्यादा अच्छा भी रहता है। तो ये केरल का पहला ऐसा जिला बन गया, केरल का क्या पूरी इंडिया का ऐसा जिला बन गया है जो सैनिटरी नैपकिन से पूरी तरीके से मेंस्ट्रुएशन कप पे आ चुका है। दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज़ है वो आई है वर्ल्ड लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग को लेके, कि जो लोंगेवाला है, लोंगेवाला हम लोग जानते हैं जैसलमेर, जहाँ पे पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी हमारी, उस पर तो पूरी फिल्म बना दी लोंगेवाला पे बॉर्डर। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट जो खादी फ्लैग है, इंडियन फ्लैग की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोंगेवाला में अभी प्रदर्शित किया गया हमारी इंडियन आर्मी के द्वारा। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज़ में तो यही था। और बाय द वे, अगर एडिटोरियल की बात करें तो एडिटोरियल तो अभी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, जब 1-2 दिन में मैं सारे एडिटोरियल आगे के करंट में कवर कर दूंगा। तो दैट्स ऑल। अगर हम लोग बात करते हैं 16, 17 और 18 जनवरी की, तो यही करंट था जो हमारे किसी भी एग्जाम में जानने के लिए जरूरी था। दैट्स ऑल।